वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखे होंगे। देखो, अपना जो सेल डिवीजन वाला चैप्टर था ना, वो कितना क्या हो चुका था। मैंने आपको बता दिया था जीवन अवस्था क्या होती है, यानी सेल साइकिल कंप्लीट बता दिया था मैंने आपको। और जो उसका नियमन है, जो जेनेटिक कंट्रोल था, वो उसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया था। उसके बाद में अपनी बात हो रही थी कि जीवन अवस्था में या G2 अवस्था में या S अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या और क्रोमेटिड की संख्या। गुणसूत्र क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। कोशिका वाले चैप्टर में भी बता दिया था मैंने, इसके टाइप बता दिए थे, इसकी संरचना के बारे में बता दिया था और इस चैप्टर में थोड़ा बहुत बता दिया है। जितना इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट था वो बता दिया है मैंने। तो देखो, अपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था उसके बारे में बात करें ना, तो वो मैंने बताया था। यहाँ से देखो क्वेश्चन बनता है, इसके जितने तारे स्टार वगैरह लगाना चाहो ना वो लगा लेना। क्या क्वेश्चन बनता है उसके बारे में भी बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन बता दूंगा आपको, ताकि अंदाज बैठ जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन आता है। और बाकी जो आप MTG फिंगरप्रिंट है या फिर अदर कोई बुक है जो आपको समझ में लगती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए निकालते रहिए। जैसे जैसे चैप्टर होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। देखो, अवस्था और यहाँ पे लिख देते हैं गुणसूत्र की संख्या। यहाँ पे क्या है? गुणसूत्र की संख्या। आगे लिख देते हैं यहाँ पे DNA या क्रोमेटिड की संख्या। DNA या क्रोमेटिड की संख्या। अब देखो, क्रोमेटिड क्या है इसके बारे में मैंने बता दिया था, क्रोमोसोम है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। देखो, अवस्था में मैंने क्या बताया कि जीवन अवस्था है। एक तो मैंने जीवन अवस्था के बारे में बताया आपको, एक S अवस्था के बारे में बताया और एक G2 अवस्था के बारे में बताया। देखो, जीवन अवस्था में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 2n। और DNA और क्रोमेटिड की संख्या कितनी होगी? 2c। यहाँ n रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, रिप्रेजेंट है, जैसे n रिप्रेजेंट है वैसे यहाँ पे c क्या है? क्रोमेटिड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्या? c। S अवस्था में देखो, आप ध्यान रखना, गुणसूत्र की संख्या तो तीनों अवस्थाओं में 2n 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 रहेगी। यानी मानव सेल की बात करें तो 23 जोड़े और 46 गुणसूत्र होंगे। 23 जोड़े बोल दो या 46 गुणसूत्र बोल दो। तो गुणसूत्रों की संख्या तो क्या रहेगी? 2n सेम रहेगी। लेकिन S अवस्था में ध्यान रखना, S अवस्था में जो क्रोमेटिड की संख्या है या DNA की संख्या है ना, वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। जो S अवस्था में है ना, वो क्रोमेटिड की संख्या क्या हो जाएगी? 4c, यानी डबल हो जाएगी। और G2 अवस्था में भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, जीवन अवस्था में गुणसूत्र की संख्या और जो क्रोमेटिड की संख्या है वो सेम रहेगी। गुणसूत्र की संख्या जीवन S और G2 अवस्था में क्या रहेगी? सेम रहेगी। और जो क्रोमेटिड की संख्या है S अवस्था में डबल हो जाएगी और G2 अवस्था में तो डबल रहेगी, लेकिन जीवन अवस्था में गुणसूत्र के बराबर है। मैंने आपको कम से कम 3 बार बता दी है ये बात। और यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। हर एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं यहाँ से। अब देखो, इस पर आधारित अगर एक दो क्वेश्चन करें, न्यूमेरिकल टाइप से आ जाते हैं, तो एक दो क्वेश्चन करें, वो देखें। क्वेश्चन मैं पूरा ही लिख देता हूँ ताकि वो नहीं गई, अगर समझ में नहीं आए तो वो बाद में भी आप देख सकते हैं, इसको बाद में भी देख सकते हैं, क्वेश्चन उतार लीजिए आप। देखो, मीजोफिल कोशिका होती है, मीजोफिल कोशिका जैसे आगे आगे आएगी तो मैं बता दूंगा कौन सी कोशिका होती है। जो मीजोफिल सेल होती है वो क्या होती है? 2n। यानी डिप्लोइड में गुणसूत्रों की संख्या कितने हैं? 24 गुणसूत्र उपस्थित है। डिप्लोइड में 24 गुणसूत्र उपस्थित हैं। तो G2 फेज या G2 अवस्था में नंबर ऑफ गुणसूत्र या गुणसूत्र की संख्या और क्रोमेटिड की संख्या कितनी है?
क्वेश्चन ये आ गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये सारणी याद नहीं है, इसके बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आपको कुछ नहीं आने वाला है यहाँ से। और इतना जो सिंपल क्वेश्चन है ना, वो भी आपका गलत हो जाएगा। देखो G2 अवस्था की बात कर रहा है। कौन सी अवस्था की बात कर रहा है? G2 अवस्था की। तो गुणसूत्र अगर हैप्लॉइड है ना, यहाँ पे ध्यान रखना 2n है ये। अगर यहाँ पे n चॉइस होता ना, तो कितने हो जाते? 48 हो जाते हैं। गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती? 48 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर गुणसूत्र की बात करें ना, गुणसूत्र 2n है, तो गुणसूत्र 2n है, तो गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 24 गुणसूत्र है। बात कर रहे हैं G2 अवस्था में क्रोमेटिड कितने होंगे? डबल होंगे। तो G2 अवस्था में क्रोमेटिड देखना कितने हो जाएंगे? 48। कितने हो जाएंगे? 48। एस अवस्था में भी 48 ही रहेंगे क्रोमेटिड, लेकिन जीवन अवस्था में कितने हो जाएंगे? 2C। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी अवस्था है ना, और कितने गुणसूत्र हैं, और गुणसूत्र भी 2n है या n है। अगर यहाँ पे n होते तो गुणसूत्र की संख्या डबल हो जाती, क्योंकि 2n है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मानव की लीवर सेल है, मानव की लीवर सेल यानी यकृत कोशिका में देखो, मानव में कितने गुणसूत्र है? 46 गुणसूत्र। मानव के बारे में पता होगा। 46 गुणसूत्र एवं 10 PG। अब ये PG क्या है? DNA रिप्रेजेंट करने की क्या है? यूनिट है, यानी 10 PG DNA है। तो G2 अवस्था में ही देख लेते हैं। एस अवस्था में नहीं ले रहा हूँ अभी, या फिर एस अवस्था भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कोई सी भी अवस्था आ सकती है, लेकिन अपन देखते हैं सामान्यतः G2 अवस्था की बात करते हैं। तो G2 अवस्था में गुणसूत्र की संख्या व DNA की मात्रा ज्ञात करो। मात्रा क्या है या मात्रा ज्ञात करो। क्वेश्चन ये है, या DNA की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसके बारे में अगर मैं देखूं, हाँ, तो DNA की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसके बारे में देखें तो गुणसूत्र की संख्या तो कितनी है? मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? यहाँ पे अगर सॉल्यूशन है, गुणसूत्र कितने हैं मानव में, वो तो आपको पता है 46 गुणसूत्र है। लेकिन अगर DNA की बात करें तो DNA की मात्रा G2 अवस्था में कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो 10 PG का डबल कितना होगा? 20 PG। क्या प्राप्त होगा? 20 PG DNA प्राप्त होगा। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको यह सारणी याद नहीं है या फिर यह कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो यह क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी हल नहीं होगा। नीट में, RUHS में, एम्स में ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब देखो, अपनी जो इंटरफेज अवस्था थी, इंटरफेज अवस्था में कौन सी? G0 जिसका कोई वैल्यू नहीं थी, तो G1 S और G2 अवस्था, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। ये इंटरफेज अवस्था अपने पास कंप्लीट हो गई। इस अवस्था में रहते हुए अब देखो आगे 22 से 23 घंटे बिता चुकी कोशिका, या फिर अपना 90 से 95% समय बिता चुकी किसमें? इंटरफेज अवस्था में। तो वो अब किस में चले जाएगी? एम फेज में। और एम फेज को ही क्या बोलते हैं? विभाजन की अवस्था। एम अवस्था में चली जाएगी। एम अवस्था यानी विभाजन की अवस्था में चली जाएगी। विभाजन अवस्था अब क्या करेगी? कोशिका विभाजन करेगी। कितने घंटे में या कितने प्रतिशत टाइम में? 5 से 10% टाइम में। तो इसमें चली जाएगी ना, तो कोशिका क्या करेगी? या तो माइटोसिस करेगी या मियोसिस करेगी। कोशिका क्या करेगी? या तो मियोसिस करेगी या माइटोसिस करेगी। तो देखो, माइटोसिस करेगी ना, माइटोसिस करेगी तो माइटोसिस को अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन का मतलब होता है जिसमें 100% DNA क्या हो? समान हो, यानी कोशिका अपना क्लोन बनाए।
और यह होता किस में है माइटोसिस? माइटोसिस होता किस में है? लगभग सभी कायिक कोशिका में, लगभग सभी कायिक कोशिका में। और कायिक कोशिका आपको कायिक प्रवर्धन आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो दूसरा पौधा तैयार हो जाता है हूबहू, उसको क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन। तो कायिक कोशिका कौन सी होती है जिससे कायिक प्रवर्धन निकलता है, यानी बाहर की कोशिकाएं होती है, उनको क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका या सोमेटिक सेल। तो ये जो जो समसूत्री विभाजन है लगभग कायिक कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। ये अगुणित, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये अगुणित व द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, द्विगुणित कोशिका में होता है, द्विगुणित कोशिकाओं में। कौन सा? समसूत्री विभाजन। और इस जो विभाजन की ना माइटोसिस की विशेषता क्या है, मैंने आपको बताया इस विभाजन में, समसूत्री विभाजन में जो मैं लिखा रहा हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको समझने की कोशिश करें। देखो माइटोसिस में इस विभाजन में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ना, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। गुणसूत्रों की क्या होती है? संख्या समान होती है। कैसे? आपको दिखाई दे रहा है क्या? इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। देखो कैसे? अगर n कोशिका है, हैप्लॉइड है, अगुणित है, तो समसूत्री विभाजन होगा ना, तो दो पुत्री कोशिका बनेगी, दो डॉटर सेल बनेगी। किससे? एक मातृ कोशिका से, वो भी क्या बनेगी? n बनेगी। और कौन सा विभाजन होगा यहाँ पे? समसूत्री विभाजन होगा। अगर दूसरे विभाजन की बात करूँ, अगर 2n कोशिका है और इसमें समसूत्री विभाजन हो रहा है तो दो डॉटर सेल बनेगी जिसमें 100% क्या होगा? DNA सेम रहेगा और ये भी क्या होगी? 2n बनेगी। और यहाँ पे भी कौन सा हो रहा है? समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। यहाँ तक आपको समझ में आया? ये आपको ध्यान रखना है, मैंने 2 या 3 बार बता चुका हूँ, ये 3 बार बता दिया है कि समसूत्री जो विभाजन है ना, समसूत्री विभाजन से निर्मित सेल है ना, आनुवांशिक रूप से या जेनेटिक रूप से, आनुवांशिक रूप से एक समान होती है। आनुवांशिक रूप से क्या होती है? एक समान होती है। मतलब उसका DNA क्या होता है? सेम होता है। और हूबहू जो प्रति होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? क्लोन्स बोलते हैं। जो मादा डोली भेड़ थी उसका क्लोन बनाया गया था, है ना, वो क्या है? क्लोन है। यानी क्लोन है जिसमें 100% DNA सेम होता है। आनुवांशिक रूप से क्या होती है? एक समान होती है। तो समसूत्री विभाजन के बारे में जैसे मैंने अपने क्लास स्टार्ट की थी तब भी मैंने बताया था, क्या होता है कि अगर ये कोशिका है, एक बार समसूत्री विभाजन हुआ तो कितनी? 2 कोशिका बनेगी। इसमें फिर समसूत्री विभाजन हुआ तो कितनी कोशिका बनेगी? 4 कोशिका बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? अगर ये n है, समसूत्री विभाजन हुआ तो ये भी दोनों कोशिकाएं n होगी और ये चारों कोशिका भी क्या होगी? n होगी। तो अपन देखें इसके बारे में मैंने आपको क्लास स्टार्ट करते ही बता दिया था, ये मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर इनमें कुल कोशिका निकाले ना तो कुल कोशिका निकलेगी, उसका फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n। इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल है वो भी मैंने करवा दिए थे, जहाँ क्या है? n बराबर क्या है? समसूत्री विभाजन, नंबर ऑफ माइटोसिस, समसूत्री विभाजन की क्या है? संख्या। n बराबर समसूत्री विभाजन की संख्या। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट क्लास में ही। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो फर्स्ट क्लास देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कौन सा? समसूत्री विभाजन के जो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ से इस पोर्शन से मैं आपको बता रहा हूँ वो मैंने आपको बता दिए हैं और बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। देखो कई बार स्पेशल केस भी आ जाता है समसूत्री विभाजन ना की,
और वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ होगा स्पेशल केस। अपने को खुद को पता लगाना होगा किससे, एग्जाम्पल से। और एग्जाम्पल क्या, स्पेशल केस में देखो एकल कोशिका विभाजन, कौन सा, एक होता है, जैसे माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, एकल कोशिका विभाजन। एकल कोशिका विभाजन ये भी कई बार आ चुका है। इसके तो ये मानो स्टार, तारे, सितारे जो कुछ लगाना है वो लगा लेना, क्योंकि अपन इसका पोस्टमार्टम अभी कर देंगे। अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो वो बोलते हैं अरिथ्मेटिक, अरिथ्मेटिक डिवीजन या विभाजन, अरिथ्मेटिक विभाजन या डिवीजन। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है स्पेशल केस पर, अरिथ्मेटिक डिवीजन या विभाजन पर। अरिथ्मेटिक में देखो क्या होता है, यह होता कहाँ पे है, उदाहरण बाद में दूंगा, लेकिन आप समझ लो। देखो एक कोशिका अपने पास में, एक कोशिका है, जैसे ही इसमें विभाजन हुआ तो दो कोशिका बनेगी, दो कोशिका बनेगी, लेकिन इसमें जो एक कोशिका है ना वो विभाजन नहीं करेगी आगे, ये यहीं शांत अवस्था में रह जाएगी, यानी G0 फेज में चली जाएगी ये कोशिका। फिर क्या होगा, ये अगली कोशिका विभाजित होगी, तो एक तो पहले की कोशिका थी और एक नई कोशिका बन गई जो कि G0 फेज में चलेगी, ये आगे विभाजन नहीं करेगी, ये दो कोशिका आगे विभाजन नहीं करेगी, सिर्फ एक कोशिका है वो विभाजन करेगी। पहले दो कोशिका थी जो विभाजन नहीं कर रही थी, अब कितनी हो जाएगी, तीन कोशिका हो जाएगी जो विभाजन नहीं करेगी। सही है कि नहीं है, ये कितनी हो गई, तीन कोशिका हो गई जो विभाजन नहीं करेगी। विभाजन, पहला विभाजन, दूसरा विभाजन और तीसरा विभाजन। तो कुल कोशिका कितनी बनी किसमें, अरिथ्मेटिक विभाजन में, या स्पेशल जो केस है अरिथ्मेटिक विभाजन में कुल कोशिका कितनी बनी, कुल कोशिका कितनी बनी विभाजन से, तीन विभाजन से कुल कोशिका कितनी बनी, चार कोशिका बनी ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, जो ऐसी मैंने बनाई है ना कोशिका, ऐसी कोशिका बनाई है जो कोशिका विभाजन नहीं करेगी, कोशिका विभाजन नहीं करेगी, विभाजन नहीं करेगी ये कोशिका। देखो अगर n कोशिका निर्माण के लिए, n कोशिका निर्माण के लिए कितने विभाजन होंगे, n कोशिका, इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल है वो मैं करवा दूंगा आपको। n कोशिकाओं के लिए, n कोशिकाओं के लिए n-1 क्या होंगे, विभाजन होंगे, n-1 विभाजन होंगे। कैसे, देखो कितने जो विभाजन हो रहे हैं, कोशिका कितनी बन रही है, चार कोशिका बन रही है, किसमें, अरिथ्मेटिक विभाजन में चार कोशिका बन रही है। तो आवश्यक विभाजन कितने हुए, तीन विभाजन हुए कि नहीं हुए। अगर चार कोशिका बन रही है तो 4-1 विभाजन कितना हुआ, तीन विभाजन हुआ कि नहीं हुआ। समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझूंगा, एक क्वेश्चन करवा दूंगा इसका। देखो ये जो अरिथ्मेटिक विभाजन है ना वो सामान्यतः होता कहाँ पे है, वो होता है पादपों में मूल दीर्घीकरण में, पादपों में मूल दीर्घीकरण में, पादपों की मूल दीर्घीकरण में क्या होता है, पादपों की मूल दीर्घीकरण में कौन सा विभाजन होता है, अरिथ्मेटिक विभाजन होता है। इस विभाजन के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब क्वेश्चन ले लेते हैं आगे। देखो क्वेश्चन ये है, पादप मूल दीर्घीकरण में, पादप मूल दीर्घीकरण में यानी अरिथ्मेटिक विभाजन की बात कर रहा हूँ, पादप मूल दीर्घीकरण में इकसठ नई सेल निर्माण के लिए
आवश्यक सेल डिवीजन की संख्या, आवश्यक सेल डिवीजन कितने होंगे। कहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पादप मूल दीर्घीकरण में 61 नई कोशिका बन रही है, 61 नई कोशिका बन रही है, उसके लिए आवश्यक जो कोशिका विभाजन होगा वो कितना होगा। तो मूल दीर्घीकरण है, आपको पता है पादप के मूल दीर्घीकरण में क्या होता है। मूल दीर्घीकरण में कौन सा जो लॉजिक लगता है, अरिथमेटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस नहीं होता, मियोसिस नहीं होता, अरिथमेटिक होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है n-1, जहाँ पे n क्या है, नई कोशिकाओं की संख्या। तो 61 कोशिका बन रही है, 61-1, 61 कोशिका बन रही है, तो कोशिका विभाजन कितने होंगे, 60 कोशिका विभाजन आवश्यक होंगे, यानी 60 कोशिका विभाजन की क्या होगी, आवश्यकता होगी। इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना पादप मूल दीर्घीकरण, और अगर यही माइटोसिस में आ जाए, माइटोसिस क्रिया में, तो अलग आंसर होगा, और पादप मूल दीर्घीकरण लिखा आ जाए अलग आंसर होगा, क्योंकि वहाँ पे अरिथमेटिक नहीं आएगा एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनने का। ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तब। अब देख, तो एक समसूत्री विभाजन के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो माइटोसिस होता है ना, माइटोसिस का जो अध्ययन है ना, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस का अध्ययन सबसे बेहतर कहाँ पे होता है। माइटोसिस का अध्ययन सबसे बेहतर किस में किया जाता है, सबसे बेहतर किस में किया जाता है, वो ध्यान रखना, ओनियन रूट टिप्स, ओनियन रूट टिप्स, यानी प्याज के मूल शीर्ष पर, प्याज की मूल शीर्ष पर क्या किया जाता है, माइटोसिस का अध्ययन किया जाता है। कोल्चिसिन रसायन पाया जाता है ओनियन में, यह भी थोड़ा ध्यान रखना, यह माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस कितने टाइप से होता है, माइटोसिस के बारे में बताएं, तो माइटोसिस 2 प्रकार से होता है। कैसे, पहले केंद्रक का विभाजन होगा, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब मैंने बताया था आपको, केंद्रक से बताया था, और काइनेसिस का मतलब बताया था विभाजन से। और एक अपने पास में फिर क्या होगा, अगर कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा ना, उसके बाद में होगा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होगा केंद्रक विभाजन, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होगा कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस का मतलब होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन। कैसे होगा, देखो अगर अपने पास में कैरियोकाइनेसिस होगा तो ये क्या है, केंद्रक कोशिका में, और जैसे ही कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगी, तो ये देखो, ये बन जाएगा एक केंद्रक, ये बन जाएगा दूसरा केंद्रक। ये तो है कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया, और जैसे ही ये डबल हो जाएगा, ये टूट जाएगी, 2 नई कोशिका बन जाएगी, यानी कोशिका द्रव्य का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। अब बात करें कैरियोकाइनेसिस में भी कितनी अवस्थाओं में कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस भी कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से कैरियोकाइनेसिस होता है। अवस्था कितनी होती है, 4 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है, 4 अवस्थाओं में कैरियोकाइनेसिस होता है। कौन सी अवस्था होती है, वो होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसको यूँ भी याद रख लेते हैं, PM एट दिल्ली, PM एट दिल्ली। अब इसका मतलब मेरे को इंग्लिश कमज़ोर है मेरी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये ट्रिक है। आप ट्रिक से याद ना करके अगर सीधा याद करो तो बिल्कुल सही होगा आपके लिए, क्योंकि ट्रिक आप अक्सर भूल जाया करते हैं। अगर आप कॉन्सेप्टली याद करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा याद रहेगा। कौन सी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्था है। पी का मतलब क्या है, दिल्ली का मतलब मुझे कुछ नहीं पता क्या है। तो पी का मतलब है प्रोफेज अवस्था, पी का मतलब क्या है, प्रोफेज अवस्था। एम का मतलब क्या है, मेटाफेज, मेटाफेज अवस्था। ये ध्यान रखना, G1 SG2 जो एम फेज है ना, एम फेज चल रहा है, एम फेज चल रहा है यहाँ पे। एम फेज में एनाफेज, ये
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। एक का मतलब मैंने क्या बताया, एनाफेज अवस्था, एनाफेज अवस्था, और टी का मतलब मैंने बताया टीलोफेज अवस्था, टीलोफेज अवस्था। और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, PM एट दिल्ली। आप ध्यान रखना PM एट दिल्ली, या फिर आप ऐसे याद रख लेना PM एट मैंने दिल्ली तो यूँ लगाया है कि आपको याद रह जाए PM एट दिल्ली। फिर से बता रहा हूँ PM एट दिल्ली। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रोफेज के बारे में, मेटाफेज के बारे में, एनाफेज के बारे में और टीलोफेज के बारे में। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।